चलिए सभी को नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन की इस महासीरीज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो आप सब लोग इस सेशन को अपने अपने ग्रुप में जहाँ भी हो शेयर वेयर भी जरूर किया कीजिए और जम करके इसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। तो आओ मेरे दोस्त, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। अब याद रखना, यहां ध्यान दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या ऑड कब होगी यानी विषम, और गुणनखंडों की संख्या इवन कब होगी। तो ध्यान रखना कि गुणनखंडों की संख्या विषम का होता है जो संख्या, गुणनखंडों की संख्या विषम उसका होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान रखना, जो संख्या किसी का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसके गुणनखंडों की संख्या सम होगी। अब ऑप्शन में क्या बोला है, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड चाहिए। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड चाहिए, ऑड उसी का नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा जिसके जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आप ध्यान से देखिए कि ये संख्या हमारा, चलो ध्यान दो मेरे दोस्त, देखते हैं इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब जैसे देखिए ये दो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मतलब ये 20,000 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 2500 होता तो 25 का स्क्वायर होता। आपको पहले एक बात बता दूं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में की संख्या कभी ऑड नहीं होगी, यानी कभी 1 जीरो, कभी 3 जीरो, कभी 5 जीरो, ये नहीं होगा। या तो 2 जीरो होगा, या तो 4 जीरो होगा, 6 जीरो होगा। तो आप कहोगे यहाँ पर 4 जीरो तो था, तो 4 जीरो था वो बात सही है, लेकिन दो तो किसी का स्क्वायर नहीं था। अब यहाँ पर देखिए ना, 3 जीरो, 25 तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन 3 जीरो के कारण ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ये 19,600, 196 14 का स्क्वायर है, और 2 जीरो लास्ट में है यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी 140 का स्क्वायर। तो ये संख्या है पूर्ण वर्ग। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसके गुणनखंडों की संख्या सम होगी। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। चलो आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दो और देखो ये क्या है। 4x² प्लस 9y² प्लस z² प्लस 49 बराबर 12 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बताइए 4x प्लस 9y माइनस जेड का मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ नजर आएगा कि 12x आई मीन 12x हो जाएगा, 12y हो जाएगा, और ये आपका 12z हो जाएगा, ठीक है। अब आप बारी बारी से काम कीजिए। यहाँ पर मेरे दोस्त ये 4x² है ना, उधर से 12x को ले आइए, तो 12x आपने ले आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर देखिए ये 9y² है, आप उधर से 12y को ले आइए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए इधर z² है, z², उधर से आप 12z को ले आइए, तो ये आपका 12z हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2x² है, 2x का स्क्वायर है, तो आप सोच के देखिए ये 2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर लिखेंगे कि 2ab करने पर 12 आएगा, तो 2ab करने पर हमें 12 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश करें कैसे हो सकता है, तो मेरे दोस्त ये 2x का स्क्वायर, ab 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर आपको और रखना होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर, तभी जाके ये बनेगा, ठीक है, a² प्लस b² और बीच में 2ab बनेगा। अब आप बताइए ये 9y² का मतलब 3y का होल, यहाँ पर 12y चाहिए, 3ab है ना, 2ab होता है, तो 2 a के जगह 3y तो 6, यानी b के जगह पर हमें
2 चाहिए, आई मीन बी का स्क्वायर यानी कि 4 चाहिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपको 4 रखना हो। अब 49 में से आपने यहाँ 9 रखा तो 40, यहाँ 4 रख लिया तो बच गया 36। आप उस 36 यहाँ पर लिख लीजिए। आपको पता है मेरे दोस्त कि हम यहाँ पर 9 यहाँ पर 4 क्यों लिखे? अब देखिए ना, थोड़ा सा हिंट तो आप ले सकते हैं। ये आपका 2x का स्क्वायर है ना? यहाँ पर मैं b के रूप में क्या लूँ? a के रूप में 2x है तो b के रूप में क्या लूँ? ठीक है भाई, ताकि हमारा 2a भी माइनस में 12 हो जाए। तो 2a करेंगे तो 2 तो 4 या 12, यानी b के रूप में 3 चाहिए, इसलिए हम यहाँ 3 का स्क्वायर 9 लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा 3y का स्क्वायर है तो 2ab करेंगे, 2 × 3 6, 6 दूनी 12, बीच में 12 चाहिए, इसलिए हम यहाँ 2 का स्क्वायर लिखे हैं। 49 में से 9 और 4 यहाँ आ गया, बच गया 36, तो 36 को इसके साथ लिख दिया, है ना? यानी कि उधर वाली सारी चीज को उधर ले आए। अब आप इसको गौर से देखिएगा, ये आपका 2x और -3 का होल स्क्वायर नजर आएगा। इसको अगर आप देखिएगा, ये आपका 3y और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी बात अगर करेंगे तो z-6 का होल स्क्वायर और बराबर 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ये बराबर में 0, यहाँ भी देखिए बराबर में 0, और यहाँ भी देखिए बराबर में 0। आप कहिएगा सर ये बराबर में 0 आप क्यों दे रहे हैं? क्यों बराबर में 0 दे रहे हैं? याद रखना, स्क्वायर करके जोड़ें और अगर 0 के बराबर हो जाए तो याद रखना, स्क्वायर का योगफल 0 तभी हो सकता है जब हर नंबर ही 0 होगा, क्योंकि 0 के अलावा किसी को स्क्वायर करेंगे तो जोड़ने से 0। ठीक है ना? तो स्क्वायर नंबर का योगफल अगर हमारा 0 हो रहा है, इसका मतलब प्रत्येक नंबर 0 के बराबर है। ठीक है, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। ठीक है, अब 2x - 3 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 3/2। आप यहाँ देख लीजिए, और 3y - 2 बराबर 0, तो y का मान हो जाएगा 2/3। आप यहाँ देखिए z-6 बराबर 0, तो z का मान हो जाएगा 6। तो ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। आप इसी चीज को क्वेश्चन पार्ट में रख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका क्या है? 4x। अब x का मान कितना है आपका? 3/2 प्लस 9 इन y का मान कितना है आपका? 2/3 और माइनस z का मान है आपका 6। अब यहाँ से आप देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ से भी 6 हो जाएगा, यहाँ से भी 6, तो आंसर हमारा 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो गया। अब आप में से जिनको 6 आ रहा होगा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, कैंपस में रूम मिल जाएगा, आसपास में मिल जाएगा मेरे दोस्त, आसपास। ठीक है, आसपास में मिल जाएगा। ऑफलाइन फी ये ऑफिस से आप फोन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान देना। 5 cos - 12 sin बराबर 0, 1 + sin + cos, 1 - sin + cos, क्या होगा मान? बहुत आसान है। अब देखिए ना, 5 cos - 12 sin, तो अगर हम 5 cos को इस पार रख लेते हैं, अब 12 sin को इस पार ले जाते हैं, तो जरा सोच के देखिए कि cos और sin को अगर हम बट्टे में ले जाएं तो मेरे दोस्त ये हमारा 12/5 हो जाए। cos बाय sin क्या होने वाला है? ये हमारा cot थीटा होने वाला है। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप स्वयं मुझे एक चीज बता दो, सिंपल सी बात, आप ही बता दो मेरे दोस्त, क्या कि अगर हम यहाँ पर थीटा रखें तो कॉट क्या होता है? आधार और बटे में लंब। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ये 5 और 12 है तो ये पक्का हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर आराम से बैठाओ। तो देखो ये 1 और प्लस साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 12/13। ये 1 माइनस साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13। यहाँ पर एलसीएम लेने जाएंगे, 13 + 5 18, 18 12 30 हो जाएगा। और नीचे 13, 13 और 12 25 में 5 गया तो मेरे दोस्त ये जाएगा। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। न्यू बैच कब से आएगा? न्यू बैच आज कल ही स्टार्ट हुआ है, श्रद्धा बैच नाम का बैच है। आप आराम से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए और श्रद्धा बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए कि आखिर ये क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ये देख पा रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि एपी बीसी पर परपेंडिकुलर है। एपी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए क्यू कोण ए का समद्विभाजक है। ये जो ए क्यू है ना, ये कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का समद्विभाजक का मतलब समझते हैं, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तभी तो ये बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक। अब आपको एक बात पता होगा जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि इसको अगर हम थीटा कह दें तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच के जो कोण होते हैं वो बेस एंगल के डिफरेंस का आधा होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देख लो, अगर ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, बेस एंगल का डिफरेंस यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा एंगल बी और माइनस एंगल सी का आधा, ठीक है। 60 में से 30 गया 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा, तो ई मेरे दोस्त हमारा 15 हो गया। अब आप सोच के देखिए, अगर ये 90 है और ये 15 है तो ये कितना होगा, 75 होगा। हमें क्या मांगा है, कौन पी क्यू ए बताइए, पी क्यू ए 75, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, 75 आपने देख लिया है। उसका डिस्कशन कहाँ होता है, देखिए उसका डिस्कशन एप्लीकेशन पर होता है, और उसका डिस्कशन हम अभी करा रहे हैं, आप उसी का डिस्कशन अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसी का डिस्कशन ये है ना, हाँ बिल्कुल एप्लीकेशन की चीज़ है, बस थोड़े दिन बाद आपका सारा चीज़ एडजस्ट होना है, के लिए आप टेंशन मत लो। आप जानते हो कि हम लोग का ऑनलाइन सेंटर का ओपनिंग होता है, बस 1-2 दिन के बाद वहाँ क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर सीन कुछ है ना। और जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं आपके लिए हम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखता है कि दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। दोनों जीवाओं की लंबाई 24 और 32 है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 8 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, मेरे दोस्त कोई भी वृत्त हो, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होने वाला है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होने वाला, ठीक है। अब आप यहां देख लीजिए, आपके सामने मेरे दोस्त वृत्त है, ठीक है, ये रहा वृत्त। अब इस वृत्त की दो समांतर जीवाएं 24 और 32 है, केंद्र के एक ही तरफ है। ये आपका 32 सेमी जीवा है और ये आपका 24 है, ठीक है। अब दोनों सेंटर के एक ही ओर, ठीक। अब देखना थोड़ा सा, अब यहां से जैसे ही हम दोनों पर परपेंडिकुलर डालेंगे, आप सोचेंगे परपेंडिकुलर आप क्यों डाल रहे हैं, का खास कारण यह है कि मेरे दोस्त कि दोनों ही जीवा के बीच की दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेमी। ये हमारा हो गया है 8 सेमी, ठीक। हम देख पा रहे हैं, आपको भी पता होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बाइसेक्ट करेगी, यानी 24 जो हमारा है वो 12 और 12 हो जाएगा, और जो 32 हमारा है 16 और 16 हो जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त जब तक रेडियस नहीं निकलेगा तब तक एरिया नहीं निकलेगा। एक काम करो ना, आप इसको x मान लो, ठीक है, मान लिया x। अब जैसे ही आपने उसको x माना तो आप तनिक बताइए हमें, तनिसन बताइए, क्या ये रेडियस नहीं है। हाँ जी, क्या ये रेडियस नहीं है, बिल्कुल है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर मैं इसे O कहूँ, इसे A कहूँ, इसे B कहूँ, तो आपको नहीं लगता है कि OA और OB दोनों रेडियस है। जब OA और OB दोनों का दोनों रेडियस है, तो क्या दोनों का स्क्वायर आपस में बराबर नहीं होगा। हाँ जी, जब दोनों बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। अगर हमें OA स्क्वायर करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर और प्लस में स्क्वायर, ठीक है। अगर हम OB स्क्वायर करने चलें तो x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी x प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, तो मेरे दोस्त इसे वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर x का मान हम रखने चले जाते हैं तो देखिए ना, अगर x का मान 4 रख देते हैं तो 16 प्लस में 256, ठीक, हो जाएगा 272। और यहाँ पर अगर 4 रख देते हैं तो 12 हो जाएगा। सॉल्व भी कर लीजिए मेरे दोस्त, मान रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो 256, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 16x प्लस b स्क्वायर 64 और प्लस 1। अब यहाँ देख लीजिए x स्क्वायर हमारा चला गया। अब ये 256, ठीक ना, को लेके आइए, 8
6 4 आपका 10 हो जाएगा, और मेरे दोस्त हटाइए, बराबर 16x। अब यहां से आप देखेंगे 16x का मान 48, x का मान हो गया 3। अब x का मान जैसे ही आपने 3 कह दिया तो तनिक सोच लीजिए क्या होगा। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हमारा 265। ये हो गया है रेडियस। ठीक, तो अब रेडियस जब आ चुका है तो मेरे दोस्त आओ जरा सा, पाई का मान 22/7, और यदि हम आर स्क्वायर करेंगे तो रूट 265 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद 265 हो जाएगा। 265 को 22 से गुना करोगे, 22 पंजे 110, 22 छके 132, और 11 हो जाएगा 143, है ना, यानी 14, और 22 दूनी 44, और 14 कितने 58, और बटे में कितने 7। तो मेरे दोस्त 7 8 56 होगा, बचेगा 2, 7 या 21 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, और 7 7 49, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन पर मेरे दोस्त बी हो जाएगा। अब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना। श्रद्धा बैच में पुराने वीडियो मिल जाएंगे? नहीं, अगर पुराना वीडियो आई मीन रनिंग बैच चाहिए तो मेरे दोस्त आपको महाभारत बैच लेना होगा, जिसमें कि पुराने बैच भी चलेंगे। ठीक है, चलिए। महाभारत बैच में क्या है ना, बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो गए, वहां पर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड भी, ठीक, महाभारत में, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल नया है। आओ, तो मेरे दोस्त ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब यहां देखना, हाँ जी, जीएस इंक्लूडिंग श्रद्धा बैच भी है और बिना जीएस का भी श्रद्धा बैच है। ठीक है, ध्यान दो। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 28 गुना, यदि उनका HCF 25 है तो बताइए दोनों संख्याओं में 15 का अंतर है तो दोनों का योगफल क्या होगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ ये देख रहे हैं एलसीएम जो है ना वो 28 और गुने HCF, एलसीएम एचसीएफ का 28। अब HCF दिया था 5, एलसीएम हो जाएगा 140। अब चूंकि HCF मेरे दोस्त 5 है तो हमारा जो नंबर होगा 5A और 5B के फॉर्म में होगा, तभी तो HCF हमारा 5 आएगा, है ना। अब इन दोनों का अंतर दिया है 15, अंतर निकालेंगे तो 5 कॉमन कर लेंगे, A माइनस बी, ये दिया है 15, तो यहाँ से A माइनस बी हमारा हो जाएगा 3। ठीक, फिर मेरे दोस्त आप ये देखिए कि 5A और 5B का अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा। दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लीजिए, बचेगा A और B को गुना कीजिएगा, दोनों में जो कॉमन आया कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसको गुना कीजिए, यही एलसीएम है, और एलसीएम है आपका 140। यहाँ से A इंटू बी देखने जाएंगे तो हो जाएगा 28। अब आप ही सोच के देखिए, ऐसी दो संख्या जिनको गुना करने से 28 और जिनका अंतर हमारे पास 3 है, तो वो 7 और 4 हो सकता है। तो 7 और 4 अंतर 3 हो जाएगा, गुना करने से 28, यानी A का मान आपका 7 हो गया, B का मान आपका 4 हो गया। आपको तो दोनों का योगफल चाहिए, तो लीजिए योगफल निकाल लीजिए, 35 और प्लस 20 फल कितना होगा 55, यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या उम्मीद करें कि चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना, बहुत आसान है, कहीं से कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए, लाइव का टाइम थोड़ा सा चेंज नहीं हो सकता है, 3 दिन के बाद रिशेड्यूल होगा, 3 दिन के बाद, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन सेंटर से जहां अपना ओपनिंग हुआ है वहां से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ फिर उसके हिसाब से रिशेड्यूल होगा। ठीक है, चलो, ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है मान ले कि ए और बी दो बेलन है, एक की धारिता आई मीन वॉल्यूम बी के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, कह रहा है ए और बी के डायमीटर का रेशियो 1:4 है, ए और बी के हाइट का रेशियो जानते हो, जो मेरे दोस्त व्यास का रेशियो होता है ना वही त्रिज्या का रेशियो होता है। जैसे कि आज आपके डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, ये मेरे दोस्त 1:4। अगर हम दोनों के रेडियस की बात करें, मान लो एक
एक का डायमीटर मान लेते हैं 2r1 और एक का मान लेते हैं 2, दोगुने त्रिज्या ही व्यास होता है। यदि हम इसका त्रिज्या का रेशियो निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो मेरे दोस्त खत्म, रेडियस के रेशियो के बराबर होगा है। या फिर बहुत ज्यादा चालाकी करोगे तो आप ये कहने लग जाओगे कि सर देखो ना, सर देखो यहाँ पर कि व्यास का रेशियो क्या है, तो व्यास का रेशियो अगर 1 है तो बताइए सर रेडियस का रेशियो क्या होगा। बहुत लोग करने क्या लग जाते हैं, व्यास का आधा रेडियस, व्यास का आधा रेडियस, क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कटेंगे फिर से 1:50 रहेंगे। ये सब बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके व्यास का अनुपात होगा वही उसके त्रिज्या का भी अनुपात होगा, ठीक है। अब चूंकि बेलन है, दोनों का वॉल्यूम सेम कहा है, बेलन का वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पहला का त्रिज्या है 1, पाई आर स्क्वायर एच, पहला का एच h1 मान लेते हैं या बड़ी एच मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, तो मेरे दोस्त दूसरा का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और मेरे एच, ठीक है, एच। अब यहाँ ध्यान दो, हमें दोनों का वॉल्यूम आयतन सेम कहा था, सेम कर दिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई तो चला गया मेरे दोस्त, अब यहाँ हो जाएगा एच और अनुपात ये वाली एच, ये हो जाएगा 16:1। यानी मेरे दोस्त 16:1 आप देख पा रहे हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए थैंक यू। 16:1, 16:1, ठीक है। चलो कितना नंबर आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 6 नंबर, ठीक, धन्यवाद। आप लोगों में कुछ लोग कुछ और आंसर दे रहे थे, इसलिए मुझे देखना पड़ गया कितना नंबर क्वेश्चन। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब मेरे दोस्त लिखा है कि cos थीटा बराबर 2p/p² + 1, तो बताइए cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा। अब ये देखिए cos थीटा बराबर p और अपॉन p² और +1, p² + 1। अब देखिए ये आपके पास क्या है, बेस, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये है आपके पास बेस और ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक। हमें किसका मान चाहिए, कोसेक का मान चाहिए। तो मेरे दोस्त आपको सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए, क्या, ये देखो अगर थीटा है ना, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा 2 और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है p² + 1। मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, क्या, p² - q² pq और p² प्लस, तो ये मेरे दोस्त ये और ये आपको पता है क्या है, ये ट्रिपलेट है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों, जिसमें ये मेरे दोस्त हमारा हाइपोटेन्यूज है। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर q का मान 1 रख लीजिए। अगर q का मान 1 रख लेंगे तो p² - 1, ये आपका 2p हो जाएगा और ये आपका p² + 1 होगा। ये भी एक ट्रिपलेट है, यानी अगर ये p² + 1 ये 2p है तो ये आपका p²-, ठीक है। इसका मान चाहिए मेरे दोस्त, कोसेक थीटा का मान चाहिए, ये हो जाएगा कर्ण और बटे लंब, यानी p² + 1 और बाई में p²-, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप में से जिनका ए नंबर सही रहा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगर आप आइडेंटिटी यूज करते हो, डाटा यूज करते हो, तो आप p का मान 2 भी यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। p का मान 2 डाल दोगे, 4/5 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, आराम से आप काम कर लोगे, तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो मित्र कि ये क्या है, देखिए ये सवाल है, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु P पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी का मान 7, सी डी का मान 1, पी डी का मान 5, पी ए की लंबाई का 50% क्या होगा। अब थोड़ा सा इसको देखिए कि यहाँ पर क्या हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त ये, एक मिनट, ये यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हो गया हमारा एक जीवा और ये हमारा दूसरा जीवा, जो कि बाहर जा करके एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी,
एक जीवा हमारा ये ए बी था और ये हमारा जीवा जीवा जब बाहर निकलता है तो ये सिकेंड लाइन, ये भी सिकेंड लाइन, इसे सिकेंड कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिकेंड कंसेप्ट होता क्या है, पूरा सिकेंड यानी कि ए पी, सिकेंड का बाहरी हिस्सा बी पी बराबर नीचे वाला पूरा सिकेंड सी पी और सिकेंड का बाहरी हिस्सा ये मेरे दोस्त। अब इसी पर हमें काम करना है। क्या दिया है, ए पी हमारा 7 है, 7 है, सी डी हमारा 1 है, ये सी डी हमारा 1 हो गया। अब पी डी हमारा 5 है, 5 है। हमसे कह दिया और मेरे दोस्त पी ए की लंबाई, तो पूरा पी ए चाहिए। एक काम कीजिए, इसको आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो देखो भाई पूरा ए पी क्या होगा, 7 प्लस एक्स, ई हो जाएगा 7 प्लस एक्स और इंटू बी पी, तो बी पी आपका एक्स है। सी पी, पूरा सी पी देखिएगा 1 और 5 6 हो जाएगा और इंटू डी पी ये हमारा 5 हो जाएगा। अब यहां से हम देख रहे हैं कि x का मान 3 डालेंगे कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, आप x का मान 3 डाल के देखिए ना, हो जाएगा 10 और गुने 3 हो जाएगा 30, यानी कि x का मान 3। तो मेरे दोस्त ये हो गया x का मान 3। अब रही बात AP का 50% अगर हमें बताना है तो लीजिए AP 7 और 3 हमारा 10 है और 10 का 50% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ये 10 का 50% मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी से प्रणाम, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ये, ठीक। अब देखिए यही वो मॉक टेस्ट है जो आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जा करके इस मॉक टेस्ट के अंदर जरूर ज्वाइन कर जाएं। यही वो मॉक टेस्ट है मैथ्स का। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब इसको देखो, ये क्या है। 3 किलोमीटर बराबर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति इसकी वर्गाकार मैदान को डायगनली 5 मिनट में पार करती है, मैदान का एरिया क्या होगा। आपको सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, क्या, ये देखिए ये आपका स्क्वायर है और मित्र मेरे ये है स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, ये है स्क्वायर का डायगोनल। अब आप बताइए इस डायगोनल पर 3 किलोमीटर बराबर की चाल से, क्या 3 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, 3 किलोमीटर बराबर की स्पीड से कितना, 5 मिनट में। तो मेरे दोस्त 5 मिनट को एक काम करो ना, हमें मांगा है मीटर में। ठीक है, देख लेते हैं कि 5 मिनट को सेकंड में बदलो, हो जाएगा 300 सेकंड। सेकंड में बदलना है तो सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में बदल जाएगा। ये हुआ किलोमीटर पर आवर सेकंड, तो तुरंत मीटर पर सेकंड में बदल 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए 3 से कितनी बार में, 6 बार में, 6 से कितनी बार में, 5 बार में, ये फाइनली हमें दिखेगा 10। अब आप बताइए कि अगर ई मेरा 250 मीटर है, ठीक है, तो हमें चाहिए इस वर्ग का एरिया। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का एरिया जो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी होता है और भुजा स्क्वायर भी होता है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 पे 2 जीरो होगा और बटे में 2, जो हो जाएगा 31। ठीक है, 25 और 0 यानी 31,250 इतना मीटर, यही इसको इसका आंसर हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा। ठीक है, आइए चंपारण की धरती से प्रणाम प्रणाम प्रणाम, पटना की धरती से आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, चलिए आइए मेरे दोस्त अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर प्लस 14 की स्क्वायर डॉट 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 94 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 81 का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ बेस 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है ना। मतलब ऑड से शुरू किया, 4 बढ़ाते बढ़ाते 81 तक जा रहा है। इवन से शुरू किया, 4 बढ़ाते बढ़ाते 81 तक जा रहा, 94 तक जा रहा है। एक काम करिए, ये जो आपका P है
ये शुरू किया है 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं प्लस 14 का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ये तो 4 बढ़ रहा है ना बेस। इसी तरह से डॉट 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 डॉट, देखिए लास्ट में भले ही वो हम देख जो पा रहे हैं, और यहाँ पर क्यू भी देख लीजिए, क्यू, तो क्यू की जो कहानी है तो भी थोड़ा देख लीजिए। 1 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर प्लस 13 की स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, लास्ट में मेरे दोस्त ये है 81 का स्क्वायर। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ कि मेरे मित्र इसमें तो 94 का स्क्वायर लास्ट में दिया, 94 से पहले क्या रहा होगा 90 का स्क्वायर, 90 से पहले क्या रहा होगा 86 का स्क्वायर, 86 से पहले क्या रहा होगा 82 का स्क्वायर। कहोगे ऐसे कैसे आप समझ गए? अरे मेरे तो सब चार बेस को 4 बढ़ाता हुआ जा रहा है, तो क्या बेस को 4 घटा के पीछे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप यहीं पे देख लीजिए, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ठीक है भाई। तो अब कहोगे करना क्या होगा सर, मुझे क्या करना है? P माइनस क्यू का मान मांगा है, P माइनस क्यू कीजिए। तो जैसे ही आप P माइनस क्यू करने जाइएगा, P और माइनस क्यू, ठीक है, P माइनस क्यू, आप एक ही चीज देखिएगा कि मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ये आपका 10 का स्क्वायर और माइनस में 9 का स्क्वायर। इसी तरह से ये मेरे दोस्त 14 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये आपका हो जाएगा 82 का स्क्वायर माइनस 81 का। ये तो एक पैटर्न पे आ रहा है। इसके बाद जो हमारा बच रहा है 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, उसको तो अलग स्क्वायर करना होगा, ठीक है। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करके तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 11 आ गया, मतलब ए प्लस बी जो है वही तो हमारा बच रहा है, ठीक है भाई। तो चलो जरा सा ए प्लस बी कर लो, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ भी ए प्लस बी कर लो 11 बचेगा, यहाँ भी ए प्लस बी कर लो 19 बचेगा, यहाँ भी ए प्लस बी कर लो 27 बचेगा, प्लस डॉट 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 डॉट, आप यहाँ भी देख लीजिए ए प्लस बी करिएगा तो मेरे दोस्त 163, ठीक है। तो ई हमारा एक अलग कहानी है, ई मेरा एक अलग कहानी है, और ये एक अलग कहानी। 86 को स्क्वायर करना है, तो ये 100 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 14 कम है, 14 और कम कर दीजिए 72, ठीक है। और 72 में कैरी 1 जोड़ दीजिए मित्र मेरे, 73 हो जाएगा, ठीक है, 73। अब आप इसको देखिए, 90 का स्क्वायर तो 81, 100 हो जाएगा, 94 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, इसमें 6 और घटा दीजिए 88, ठीक है। अब इसी को मेरे दोस्त आपको जोड़ना, आप बस इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका आंसर आ रहा होगा। अब रही बात इसको हम कैसे जोड़ेंगे, वो थोड़ा देखिए। 3 + 11 प्लस में 19 प्लस में 27 डॉट 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 160, हम देख रहे हैं 8 भर रहा है, 8 भर रहा है, 8 भर रहा है, ठीक है। इसका मतलब एपी में पदों की संख्या निकालिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस 8 और प्लस में ये हो जाएगा 20। अब 21 पदों को अगर जोड़ना है तो 21 और बटे 2, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। अब यहां से देखेंगे 21 और इंटू, ये हो जाएगा 166 यानी कि 83। अब देखिए 21 दिया 63, 21 दिया 63 का 3, और 21 अठे 8, 8 दूनी 100, और 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 6 14, ये मेरे दोस्त 7 और 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1743। अब 1743 ये हो गया, वहां पर 7336 है, 81 है, और वो हमारा मेरे दोस्त 8836 है। 6 6 12 और 12 12 3 15, बिल्कुल मेरे दोस्त आप उन तीनों को और इनको आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि इन तीनों के साथ आप मित्र मेरे इनको जोड़ दीजिए, और जोड़ने से जो आएगा वही इसको का आंसर, जोड़ने से जो आएगा वही इसको आंसर। आओ मेरे दोस्त ध्यान दो। अब देखो पेपर के अंदर अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं। यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं की एक नई श्रेणी का माध्य क्या होगा? याद रखना, अगर चरमान में आप के जोड़ते हैं तो माध्य भी के बढ़ जाएगा। अगर चरमान में से के घटाते हैं तो माध्य भी के से कम हो जाएगा। अगर हर चरमान में के से गुना करेंगे तो माध्य भी मेरे मित्र के गुना हो जाएगा। अगर हर चरमान में के से भाग दीजिएगा तो माध्य भी के से भाग हो जाएगा, है ना। तो आप यहां देखिए ना, प्रत्येक टर्म में अगर 2 जोड़ेंगे तो माध्य भी 2 से बढ़ेगा। पहले मेरे दोस्त हमारा 35 था और अब 2 जोड़ दीजिए, ये आपका 37 हो जाएगा। यही इसको आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। गुड नाइट सर, इतना जल्दी किसको नींद आ गया भाई? हैं? इतना जल्दी नींद आ जाएगा तब तो जुल्मे हो जाएगा ना। जिंदगी इतना आसान नहीं ना है जी। इतना जल्दी सो जाइएगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। इतना जल्दी किसी को नहीं सोना है। अब देखिए, ये एक सवाल है, कितना बेहतरीन है उसको समझिए। हाँ हाँ, रख दीजिए। आप देखिए, हमसे ये कह रहा है थीटा का मान 0 से 12 और 90 से छोटा, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके बाद मेरे दोस्त देखिए, इसको समझिए, 3b कोसेक थीटा बराबर a सेक थीटा। अच्छी बात है। वो कह रहा है 3a सेक थीटा और माइनस b कोसेक थीटा बराबर 8। 9b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर क्या होगा? आपसे मैं एक बात पूछता हूं, कहोगे क्या? मेरे दोस्त 3a सेक थीटा और माइनस b कोसेक थीटा और बराबर दिया हुआ है 8। ये तो हमारा दूसरा टर्म दिया हुआ है और पहला टर्म हमारे क्या दिया हुआ है? 3b कोसेक थीटा। 3b कोसेक थीटा और बराबर a सेक थीटा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता, कहिए क्या पूछेंगे सर? क्यों हंस रहे हो मेरे दोस्त? यहां देखो, आप देख रहे हो यहां पर, यहां मेरे दोस्त 3a सेक थीटा है और हम यहां देख रहे हैं कि a सेक थीटा नजर आ रहा है। तो क्यों ना एक काम कर लें, इसको यहां 3 से गुना कर दें, इधर भी 3 से गुना हो जाएगा। यानी 3a सेक थीटा जो होगा 9b कोसेक के बराबर होगा। तो आराम से 3a सेक की जगह पर 9b कोसेक थीटा लिख दीजिए और माइनस में मेरे दोस्त 1b कोसेक थीटा हो जाएगा और बराबर यहां से 8। अब 9 गो b कोसेक में 1 b कोसेक जाएगा तो 8b कोसेक रह जाएगा बराबर 8। अब यहां से मेरे दोस्त 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ b रख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 जा करके कोसेक इधर बटे में आ जाएगा, जो कि मेरे दोस्त आपका साइन बन, यानी साइन थीटा का मान आपका b। ठीक है भाई। अब साइन थीटा का मान आपका b हो चुका है, तो b अगर हमारा साइन है तो हमें a भी देखना होगा कि क्या होगा। लीजिए, आप यहीं पर रख लीजिए ना, देखिए, या फिर इसी को सॉल्व कर ले। हाँ, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3b कोसेक बराबर a सेक। अब देखिए b का मान साइन है, तो अगर आप b के जगह पर साइन रख देते हैं, साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, साइन इंटू कोसेक हमारा बराबर a सेक। ठीक है भाई। तो अब देख लो आप यहां से, ये a हो गया और बराबर सेक थीटा को इधर लेके आओगे, 3 बटा सेक जाएगा 3। तो इस तरह से a का मान 3 कॉस थीटा और b का मान साइन थीटा, इसी को आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो लीजिए 9 b है साइन, तो b स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a है 3 कॉस, a स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9 कॉस। अभी दोनों में से 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। फाइनल आंसर ये हो गया इसको आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, कहीं से आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा ये 2 चीज दिया हुआ था, a सेक बराबर 3b कॉसेक। हमने देखा यहाँ पर 3a सेक है, इधर 3 से गुना किया, इधर भी 3 से गुना किया।
तो 3a सेक के बदले 9b कॉसेक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है भाई, 9b कॉसेक में एक b कॉसेक जाएगा, 8b कॉसेक बराबर 8, यहाँ से b का मान साइन हो गया। अब b का मान यही साइन हम यहाँ पे यहाँ डाल दिया, b का मान साइन यहाँ पे डाल दिया, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, 3 इंटू 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 बराबर a सेक, a का मान निकाला तो 3 बाय सेक आएगा इधर, तो 3 बाय सेक हो जाएगा 3 कॉस, यानी a का मान 3 कॉस। अब a का मान 3 कॉस यहाँ पे डाला, हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर, और b का मान साइन है तो 9 साइन, दोनों में से 9 कॉमन आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, है ना। बहुत आसान है मेरे दोस्त। कुरुक्षेत्र बैच को हम फरवरी तक कंप्लीट करेंगे, कि नोटिफिकेशन नहीं था तो आराम आराम से पढ़ा रहे थे। ध्यान दीजिए इसको। यदि 4 पुरुष 2 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह से बिना देखे 3 व्यक्ति का चयन करते हैं, 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप बताओ मेरे दोस्त, 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़का, 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़का, यानी कुल मिला के 4 3 7 और 2। अब 9 लोगों में से 3 व्यक्ति को चुनना है और 3 व्यक्ति में 2 पुरुष होना चाहिए। तो आप ही समझ लीजिए, हमें 3 मेंबर की कमेटी बनाना है, 3 मेंबर का सिलेक्शन होना है। इस 3 मेंबर में 2 मेरे दोस्त पुरुष होना, 2 पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब 2 अगर पुरुष 3 लोग को जो चुन रहे हैं उसमें 2 पुरुष चुनाना चाहिए, तब तो 1 महिला और लड़के में से होगा, यानी कि वोमेन या बॉयज में से होगा, हाँ या ना। बिल्कुल। तो आइए सीधे सीधे हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम यही तो कह रहा है, 3 लोगों का चयन कीजिए, 2 पुरुष के चयन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब बताइए ना, हम 3 लोग को चुनेंगे और 2 उसमें होगा, तो पुरुष है कितना, 4, 4 में से 2 चुनाएगा, क्योंकि 3 लोग को चुनेंगे उसमें 2 पुरुष चाहिए, 2 पुरुष होगा तो इसी 4 पुरुष में कोई 2 होगा, और के लिए गुना 1 महिला और बच्चे में से, तो 3 और 2 5 है, महिला बच्चे मिलाकर 5 में से कोई 1 होगा। लेकिन हम चुने हैं किस में से, लेकिन हम चुने हैं 4 3 7 2 9, क्या गो, 3 गो, तो 9 में से 3 गो। ठीक है। अब आइए मेरे दोस्त सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, और ये मेरे दोस्त हमारा 5। रही बात 9C3 कैसे सॉल्व करेंगे, 9 8 और 7 बटे 3 2 और 1। ठीक है भाई। जैसे देखो आपने कभी सॉल्व किया होगा 9C3 को, तो आप यहां पे देख लो, ये है यहाँ 3, अब यहां पर मेरे दोस्त 3 है ना, ये 3 देख रहे हो, अगर यहाँ 3 है तो 9 को 3 बार लिखिए, 1 1 घटते हुए, और इस 3 को ले जाइए कहाँ, 1 तक ले जाइए। ठीक है, यही कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम देखें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना, कि 72 है, 6 से काटेंगे 12 छके 72, 6 से कटेगा 2 2 छके 12, यानी हमारा फाइनली हो जाएगा 5 और बटे में 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5/14, 5/14 ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये वो कैसे, 6 से काटेंगे 72 को 12 बार में, और 6 से कटेगा 2 बार में, तो मेरे दोस्त 5/14। वेरी सिंपल आंसर है, कहीं दिक्कत नहीं। परमुटेशन से भी लगाया जा सकता है, लगाइए जैसे आपको लगाना है। बात है सिलेक्शन की, आप लगाने जा रहे हैं परमुटेशन से, तो एज योर विल, क्या ही बोले। आओ मेरे दोस्त इसको देखो, और देखो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी है और उसकी ऊंचाई 15 सेमी। सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला शंकु में डाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा। अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं, क्या, अब यहां पर ध्यान से आप देखना मैं क्या करने वाला हूं। ये मेरे दोस्त हमारे पास एक शंकु है, एकदम खोखला है, तो अगर ये मेरे दोस्त हमारे पास एक शंकु है जो कि खोखला है, क्या क्या इसमें कहा गया है उसको भी थोड़ा समझिए। हमें स्पष्ट रूप से इस क्वेश्चन के अंदर एक बात कह दिया है कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 15 है।
अगर आधार की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई मेरे दोस्त हमारा 15 है, 15 8, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। थैंक यू। अब इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का गोला, मैक्सिमम साइज का गोला अगर आप रखेंगे तो ये गोला इस तरह से, जो कि मेरे दोस्त बेस को टच करेगा और ये दोनों कर्व सतह को टच करेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये गोला है तो कहीं ना कहीं गोला का सेंटर भी होगा। अगर ये गोला है तो कहीं ना कहीं गोला का सेंटर भी होगा। ठीक है भाई। और यदि ये गोला का, ध्यान दो मेरे दोस्त, गोला का यहां पर मान लिया जाए कि सेंटर है, तो अब थोड़ा समझिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, हाँ या ना? और त्रिज्या इधर भी स्पर्श रेखा पर लंब हो गई। आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ त्रिज्या क्यों खींचे हैं? क्योंकि मुझे गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का रेशियो चाहिए, इसलिए हम इधर त्रिज्या खींचे हैं। ठीक है। और ये त्रिज्या, जैसे ही आपने ये त्रिज्या खींचा, आपको पता है वहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल बनने वाले हैं, दो सिमिलर। अब यहां देखते हैं कि कैसे हम इसको सिमिलरिटी में ढालते हैं, इस बात को भी थोड़ा समझिए। कहिए क्या? अब देखिए ई यहां पर 90 है और इसको यदि हम थीटा मान लें, तब तो मेरे दोस्त ई कन्फर्म हमारा क्या होगा? ई कन्फर्म हमारा 90 माइनस 90 है, ई थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। फिर इस त्रिभुज में आएंगे, ई 90, ई थीटा, ई हमारा 90 माइनस। ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हमने देखा इसके तीनों कोण, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे? बड़े वाले ट्रायंगल का तीनों को और छोटे वाले ट्रायंगल का तीनों कोण आपस में क्या? इक्वल। ए सिमिलरिटी से सिमिलर। जैसे ही ये सिमिलर हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब जरा इक्वल करके देखिए क्या हो सकता है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या अगर हम रेडियस को r मान लेते हैं, तब तो इधर भी रेडियस r हो जाएगा। अब पूरा का पूरा यहां से यहां तक r, आइए पूरा है 15, तब तो मुझे ये बताइए कि ई मेरा क्या होने वाला है? ई मेरा क्या होने वाला है मेरे दोस्त? ये क्या होने वाला है? तो आप सिंपल एक ही लाइन में कहिएगा कि यहां से यहां तक 15, जिसमें अगर ये r है, ई मेरे दोस्त हो जाएगा 15 माइनस r। ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका? ई हो जाएगा 15 और r। अब आप कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कीजिए। तो देखिए थीटा के सामने छोटे त्रिभुज में r है और थीटा के सामने बड़े त्रिभुज में 8 है, बराबर 90 माइनस थीटा। तो मेरे दोस्त 90 माइनस थीटा के सामने तो अननोन है, 90 के सामने करो। 90 के सामने छोटे त्रिभुज में देखिए क्या है? 15 माइनस r। और इस 90 के सामने बड़े त्रिभुज में देखिए क्या है? ये मेरे दोस्त हमारा 17। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा 17r बराबर 15 × 120 और माइनस में ये 8r। 8 आकर के इस पार जुड़ेगा, जाएगा 25r बराबर 100, यानी r बराबर हो जाएगा 24 और बट्टे में 5। ये हो गया हमारा छोटी r। ठीक है। हमें क्या चाहिए? शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या मेरे दोस्त क्या है? उसको पकड़िए। तो शंकु की त्रिज्या आप देख रहे हैं 8 है और गोले की त्रिज्या आप देख लीजिए 20 और बट्टे में 5 है। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 8 तिया 24 होगा, ज्यादा से ज्यादा हम 5:3। ठीक है। तो देखिए 5:3 ये इसको का आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन। अब आप बताइए मेरे दोस्त, अगर अगर आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे से चलना है, तो अच्छे क्वेश्चन तो आपको करना होगा ना। इजी क्वेश्चन भी करने, अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं, तभी तो काम हो पाएगा। ठीक है। आओ मेरे दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो हमारा सवाल है, ये कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन स्टेटमेंट सही? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या मेरे दोस्त, जब 11 का स्क्वायर करते हैं ना, 1 to 1 होता है। 111 का स्क्वायर करते हैं ना, 1 2 3 to 1 होता है।
जब हम 1111 का स्क्वायर करते हैं ना, 1 2 3 4 और 3 2 1 होता है। जब हम एक 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 इसका स्क्वायर करते हैं ना, 1 2 3 4 5 और ये 4 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप इस चीज को क्या देख रहे हैं, 2 बार 1 है तो 2 तक गया, फिर एक 3 बार 1 है 3 तक गया, फिर घट के 1 तक, 4 बार 1 है 4 तक गया, फिर घट के 1 तक, 5 बार 1 है 5 तक गया, फिर घट के 1 तक। यही वाली कंसेप्ट तो मेरे दोस्त हमें स्टेटमेंट नंबर 1 में लगाना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जब हम देखते हैं, 121 का वर्गमूल 11 होगा, 1 2 3 2 1 ये हो जाएगा 111 का स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल 111 हो जाएगा। और ये 4 तक जाके 1 तक गया है, इसका मतलब है 1 1 1। मेरे दोस्त ये 11 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, ये 1111 का स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, जिसका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा वही तो वर्गमूल आता है। अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर तो बाहर ए आता है। ठीक है भाई, तो ये 11 का स्क्वायर था तो 11 आ गया, 111 का स्क्वायर था तो 111 आ गया, 1111 का स्क्वायर था तो 1111 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो, 1273 1233 सॉरी। तो देखिए 1233 बिल्कुल है और 1233 के बराबर है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब यहां वर्गमूल निकालेंगे 0.64 का, तो हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा डायरेक्ट 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 0.6। तो ये 8 6 14 और ये हो जाएगा 1.4 यानी कि 15.4। बिल्कुल मेरे दोस्त 15.4 जो है बिल्कुल 15 से बड़ा है, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों ही सही हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान दो मेरे दोस्त। अब ये देख लो आप 17 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल है। 10x बराबर कॉट 65 प्लस 9x, तो बताइए x का मान क्या होगा। अब इस 10x को हम चाहें कॉट 90 माइनस एक्स तो लिख ही सकते हैं, जी हाँ। अब दोनों तरफ रेशियो सेम है, कॉट कॉट, एंगल भी सेम होगा। लीजिए 90 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 65 और प्लस 9x के। अब 9x इधर आके हो जाएगा माइनस का 10x, ठीक है भाई, और 90 जाके उधर घट जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस का 25। यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, x का मान 2.5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का मान 2.5। तो जिनके 2.5 हैं बहुत अच्छे प्रशांत भाई। अब देखो अच्छे क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा उनके लिए दिमाग लगाना है, टाइम निकालना है। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की, परिवृत्त की त्रिज्या अगर 8 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं पे थोड़ा सा फोकस करना मेरे दोस्त। क्या, ये देखो आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये मेरे दोस्त इसकी सर्कम रेडियस परिवृत्त है और ये इनकी क्या है, अंतःवृत्त है। ठीक है, आप ध्यान ये रखना समबाहु त्रिभुज में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही पॉइंट होता है। तब तो मेरे दोस्त यहाँ से अगर इनको मिला दें तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन रेडियस है और ये सर्कम रेडियस है, और ये चूंकि केंद्रक भी है तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटती है। याद रखना कि छोटी और बड़ी आर का जो रेशियो होगा समबाहु त्रिभुज में वो मेरे दोस्त 1:, तो अगर आप सर्कम रेडियस 8 दिए हुए हैं, 2 का मान 8 तो 1 का मान मित्र मेरे 4 ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा। इसके लिए किसी फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी फॉर्मूले का यूज करना ही नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज है, बड़े आराम से आप कर पाओगे मेरे दोस्त। हम अपना देखिए अर्पणा कुमारी, रोशन झा, हम सबको मैंने कहा है कि जैसे मुझे कल फ्राइडे है और कल भर चूंकि मेरा क्लास दिन भर रहता है, सैटरडे को हम जैसे ही फ्री होंगे एकदम बड़ी आराम से बड़े सोच समझ के आप लोग के लिए एक आइडिया तैयार करेंगे और वो आइडिया आपको हम प्रोवाइड करेंगे, वो आइडिया जिससे आप रैंकर्स में आएंगे, जिससे आपका रिजल्ट कंफर्म रहेगा। ठीक है, बस उस आइडिया को आपको फॉलो। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर
1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेमी है और धातु की सीट की मोटाई 9 सेमी है। रोलर का वजन कितना है? अगर 1 सेमी क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम होगा। अब आप में से जो भी लोग बना रहे हैं, जो भी बनाए होंगे, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी तरह से दिमाग लगाते रहिए, काम करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन अभी कैसे बनाया जा सकता है। ये रोड रोलर है मित्र, और उसमें भी रोड रोलर कैसा, एकदम खोखला बेलन है ना, खोखला बेलन के आकार का एक रोड रोलर। समझना थोड़ा सा ध्यान से। देखो ये है आपका रोड रोलर, ओके मित्र मेरे, ठीक। अब क्वेश्चन के मुताबिक इस रोलर के बारे में क्या कहा गया? ये 1 मीटर लंबा है, इसका मतलब है कि इसकी लंबाई 1 मीटर यानी कि सेमी है। इन रेडियस यानी कि अंदर का जो रेडियस है ना, वो मेरे दोस्त 27 है। अब अंदर का रेडियस अगर 27 सेमी है इन रेडियस, और आपसे कह दिया कि इसकी जो मोटाई है, वो मोटाई मेरे दोस्त कितने हैं? चादर की मोटाई जो है वो 9। अगर ये मोटाई 9 सेमी है तब तो मेरे दोस्त यहाँ पे सरकम रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है, आई मीन बड़ी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो छोटा हमारा 27 है और मोटाई 9 है, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। ये आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका वजन लेना है, चूंकि वजन ही मांगा है, वजन डेंसिटी यानी वॉल्यूम, तो मेरे दोस्त वॉल्यूम क्या, खोखले बेलन का वॉल्यूम होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर। और कहने का मतलब क्या है, पाई को पाई ही रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 36 प्लस 27 और मेरे दोस्त 36 माइनस 27, ठीक है। और इंटू एच, एच आपका 100। सारा कोई सेमी में है तो ये आ जाएगा सेमी, ठीक। आपको पता है कि 1 सेमी क्यू जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो इतना सेमी क्यू क्या होगा? इसको 8 से गुना कर दीजिए, ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। और ग्राम को 1000 से भाग दे दीजिए, तो मेरे दोस्त ये का केजी में बदल जाए। और कितना केजी आ जाएगा? 453.6 पाई, इतना केजी आ जाएगा। तो हल्का सा कैलकुलेशन आपको यहां पर करना होगा, जिससे कि आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आओ मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा 19 नंबर सवाल। अब हम 20 नंबर सवाल चलेंगे। यही वो श्रद्धा बैच है मेरे दोस्त, ठीक है। ये ओनली मैथ्स है, एक श्रद्धा बैच है ओनली, ठीक है। तो एक श्रद्धा बैच आपका ओनली मैथ है, इसके अंदर मैथ है 6 to 8 और 9 10th दो, ठीक है। साथ में सीआरटी एससीआरटी और मेरे दोस्त आपका एग्जाम्पलर सब इसके अंदर कराए जाएंगे, ठीक है। ये है ओनली मैथ, इसलिए लिखा गया है कि 6 to 8 में मैथ साइंस दोनों होते हैं, ठीक है। और 9 10th का मैथ है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आप श्रद्धा बैच खोज रहे थे, ये है मैथ के लिए एक श्रद्धा बैच है, सिर्फ टीजीटी के लिए 9 10th स्पेशल श्रद्धा बैच भी है, ठीक है। हालांकि स्पेशल आप आराम से इसके अंदर इंक्लूड कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप। मेरा कहना है कि एक जीएस के साथ वाला श्रद्धा बैच भी आप देख लीजिएगा, उसको भी वो आपको चाहिए हो। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? 11 संख्याओं का औसत, ये हमारे पास 54 है। पहली 4 संख्या का औसत 48, अगली 4 संख्या का औसत पहले 4 संख्या की तुलना में 25% ज्यादा है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। कह रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत आसान है मेरे दोस्त, आप पहले दिमाग तो लगाइए। अब आप ये देखिए, 11 संख्या, तो 11 संख्या का अगर औसत मेरे दोस्त 54 है, तो योगफल क्या होगा? 1 गुने 11 4 44, 11 5 55, 55 और 4 हो जाएगा। इसमें क्या कहा है? पहली 4 संख्या का औसत है 48, तो
तो याद रखना, अगर मेरे दोस्त यहां पर हम फर्स्ट चार संख्या का औसत अगर 48 है, एवरेज, इसका मेरे दोस्त एवरेज अगर 48 है तो योगफल हो जाएगा 190। हमें कह रहा है कि नेक्स्ट चार संख्या, ठीक है, इसका एवरेज इससे 25%। अब देखो, पहली चार संख्या का जो एवरेज है, अगर उससे हम 25% ज्यादा करते हैं, 25%, 25% का मतलब 1/4, 48 का 1/4 होगा 12, तो 12 ज्यादा कर दीजिए, 48 पर 12 60 हो जाएगा। चार संख्या का अगर औसत 60 होगा, योगफल होगा 60 गुने 4 240। अब अगर हम पहली चार और अगली चार को जोड़ देते हैं तो कायदे से ये हमारा 2 होगा, 9 4 13 हो जाएगा, और 3 और 1 4 400। तो आप देखिए 11 संख्या के योगफल में पहली चार और अगली चार यानी पहली 8 संख्या का ये योगफल है। तो आप खुद ही सोच के देखिए ना कि पहली 11 संख्या में से पहली 8 संख्या को हटाएंगे, क्या रहेगा? आखिरी का 3 संख्या। 11 संख्या में आखिरी 3 संख्या कौन बचता है? 9वीं, 10वीं और 11वीं। यही मेरे दोस्त आखिरी का 3 संख्या बचे। तो चलिए इसमें से इसको घटाइए, तो देखिए यहां पर 2 होगा, 9 में से 3 गया 6 होगा, 5 में से 4 गया 1, 162। क्या लिखा है? लिखता है कि 9वीं संख्या 11वीं से 8 ज्यादा है, और 11वीं और 10वीं संख्या 11वीं से 4 ज्यादा है। तो देखो भाई, 9वीं संख्या जो है ना 11वीं से 8 ज्यादा है, 11वीं को x मानते हैं, इससे 8 ज्यादा है 9वीं, तो x प्लस 8 हो जाए। 10वीं संख्या 11वीं से 4 ज्यादा है, तो 11वीं से 4 ज्यादा हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाए। ठीक है, अब देखो यही तीनों मिलके है 162। तब तो मेरे मित्र 3x जाके 12 घटेगा 150, x का मान आ जाएगा 50। अब ये जो x के मान हमारे 50 हो जाएंगे, तो हमें क्या बोला है? 9वीं और 10वीं का एवरेज। तो मित्र मेरे, अगर हमें 9वीं और 10वीं का एवरेज चाहिए तो दो संख्या का एवरेज क्या होगा? 2 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो x का मान अगर 50 आया है तो 9वीं क्या होगा? 50 8 58, तो ये हमारा 58 हो जाएगा। प्लस 10वीं क्या होगा? 50 और 4 54, ये मेरे दोस्त हमारा 54 हो जाएगा, और बटे में, तो कायदे से ये हो जाएगा 112। 8 4 12, 9 1 10, 1 1 11, 112 का आधा हो जाएगा 56। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 56, ये आपका 56। बहुत लेंदी क्वेश्चन है गुरुजी। देखो मेरे दोस्त, कुछ क्वेश्चन तो लेंदी होंगे, अगर आपको आज सभी क्वेश्चन बनाने के एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे, आप नहीं बना पाओगे, तो आप ट्रस्ट करो एग्जामिनेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। ठीक है, सिलेक्शन यूं ही थोड़ी ना होता है, सिलेक्शन के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या एक्स स्क्वायर प्लस इज टू वाई स्क्वायर बराबर 16 बात। तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो रेस वो आपका 16:81। तब तो यहाँ से x और y देखने चले जाएं मेरे दोस्त, ये 4 स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 4/। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x हमारा 4 यूनिट है और y हमारा, तो हमें एक चीज कह रहा है कि x और y का चिन्ह है वो अपोजिट है। यानी x को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो y को आप नेगेटिव लेंगे, या y को पॉजिटिव लेंगे तो x को नेगेटिव लेंगे। तभी तो कहा है कि दोनों का साइन कैसा रखना है? नेगेटिव रखना है। ठीक है, आइए अब मेरे दोस्त आप यहाँ पर मान रखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि 3x का मान कितना है? आपका 4 है, प्लस 4 गुने y का मान कितना है? -9, और बटे ये हमारा 2 इंटू 4 और -3 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 12 और -36, यानी मेरे दोस्त ये आपका माइनस का 24, और बटे ये 8 और माइनस प्लस 8 और 27 हो जाएगा 35।
-24 और बटे 35 ये आंसर होगा। वेरी करेक्ट आंसर। क्या कोई समस्या है आपको? नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक मेरे दोस्त पहुंचे हैं और अब यहाँ से सिलसिला हमारा आगे चल रहा है। ध्यान से आप देखते रहिए। क्या करें, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है ना। अब देखो क्या लिखता है 22 नंबर में। एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है। गेहूं के मूल्य में 6 सहित 1/4% की कमी होने के कारण वह 150 रुपए में आधा केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं की मूल और घटी कीमत का डिफरेंस क्या होगा? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 6 पूर्णांक, ये 6 सहित 1/4 का मतलब क्या होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये मेरे दोस्त 1/16 है। 1/16 से कम होने का मतलब पहले प्राइस 16 था, अब कम होकर के 15 हो। तो मैं पूछता हूं फिर वजन क्या मिला होगा? तो मेरे दोस्त अगर प्राइस घटता है तो वजन ज़्यादा मिलता है, तो प्राइस के इन्वर्स रेशियो में वजन मिलता है। यानी कि पहले से वस्तु मिलता था 15, अब मिलता है 16। कितना ज़्यादा मिलने लगा? 1 रेशियो। और यही क्वेश्चन कहा है आधा के। 1 का मान आधा केजी, तो 15 का मान 15/2 यानी कि 7.5। तो पहले उसको 7.5 केजी मिलता था, और अब देखिए 1 का मान आधा केजी तो 16 का मान 8 केजी, अब उसको 8 केजी मिलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले भी खर्च 150 करता था, आज भी 150। तो अगर पहले वो खर्च 150 रुपए में 7.5 केजी मेरे दोस्त उसको मिलता था, इसका मतलब है कि 20 रुपये प्रति केजी इसका ओरिजिनल प्राइस था, और आज 8 केजी मिलता है 150 में। देख लीजिए इसका आज प्राइस क्या है। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 75/4। तो 18 चौके 72, 7 चौके 28, 5। यानी अगर आप डिफरेंस देखने चले जाएंगे 1.5 का आपको डिफरेंस, तो 1.25 पर केजी का डिफरेंस दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन, ठीक है, यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बढ़िए। अपोजिट साइन बोला ना दोस्त मेरे, तो एक को पॉजिटिव ले लो, एक को निगेटिव ले लो। पहला को पॉजिटिव, दूसरा को निगेटिव ले लो। ठीक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब मेरे दोस्त देखो कि ये क्या है। हमारे पास 23 नंबर सवाल है, कह रहे कि माध्यिका ज्ञात करें। अगर इसका माध्यिका मांग रहा है, थोड़ा सा मेरे दोस्त आपको देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 9, टोटल टर्म कितने हैं? 9। अगर टोटल टर्म है 9, इसका मतलब है कि विषम। ठीक है, और जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तो इस कंडीशन में मीडियन बराबर क्या होता है? तो यहां मीडियन बराबर होता है, ध्यान देना, n+1/2 पद, n+1/2 पद। यानी मेरे दोस्त आपको हो जाएगा फिफ्थ टर्म, 5वां पद। याद रखना, जब पदों की संख्या विषम होती है तो n+1/2 पद ही मेरी माध्यिका होगी, यानी 5वां पद मेरी माध्यिका। तो 5वां पद छोटे से बड़े की ओर चल के ढूंढ लो। ठीक है, देखो सबसे छोटा तो हमारा k-3 है। ठीक है, k-3। यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, अंग्रेजी के अंदर कुछ और है, हिंदी के अंदर कुछ। बात अगर हिंदी के अंदर का कर लें तो आप देख लो मेरे दोस्त, k-3 2 बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो यहाँ पर k-3 सबसे छोटा था, इसलिए हम उसको छोटे से बड़े की ओर चले। k-3 के बाद हम देख रहे हैं कि k-13, इसके बाद हमारा k-1 है। ठीक है, तो सबसे छोटा k-3, k-3 इससे थोड़ा सा मेरे दोस्त बड़ा हो जाएगा k-3/2, और इससे थोड़ा सा बड़ा होगा k-, और k-1 से जस्ट बड़ा कौन है?
k प्लस 1 है ना, और k प्लस 1/2 से जस्ट बना k प्लस मेरे दोस्त है, फिर k प्लस 4 है, फिर k प्लस 4.5 है। यानी आप ये देख रहे हैं कि यही वो नंबर है अब फिफ्थ टर्म है, यानी आप इसे आसानी से बोल सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका माध्यिका हो। जब भी माध्यिका निकालना है तो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की ओर। नौवां टर्म था, का छोटका काटते 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 हम पांचवा तक पहुंचे। अगर मेरा मन होता बड़े से छोटे की ओर आए तो उससे भी आ सकते थे। देखिए कैसे, सबसे बड़ा हम देख रहे हैं k प्लस 4.5, इससे जस्ट छोटा है k प्लस 4, इससे जस्ट छोटा है k प्लस 2, k प्लस 2 दो बार है ना, 4 टर्म तो हो गया। तो k प्लस 2 से ठीक छोटा यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, k प्लस आधा दिख। तो ऐसे में भी आप आएंगे तो भी पांचवा टर्म आप यही होने। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% मेरे कम है, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए 20% कम होने का मतलब होता है 1/5 कम होना, ए की तुलना बी से है तो नीचे होगा। 30% अधिक का मतलब होता है 3/10 से अधिक, अब सी की तुलना डी से है तो नीचे मिलेगा। अब मेरे दोस्त डी ए से 25% कम है, तो 25% कम का मतलब होता है 1/4 से, और चूंकि सी की डी की तुलना ए से है तो नीचे। ठीक है भाई, ध्यान देना। अब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी और मेरे दोस्त ए डी, इन चारों का आप रिलेशन देख लीजिए। अगर इन चारों का रिलेशन देखने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि बी हमारा मेरे दोस्त है, तो एक कम ए है मेरा, तो ए 4 हो जाएगा। डी हमारे पास 10 है और उससे 3 ज़्यादा सी है, ये हमारा 13 हो जाएगा। जब ए डी की तुलना हो रहा है तो ए हमारे पास 4 है, ठीक है, ए हमारे पास 4 है और उससे एक कम डी है, तो डी हमारे पास 3। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे दोस्त हमने देखा कि ए बी से 1/5 कम 5 बी हो जाएगा, इससे कम ए तो ए 4 हो जाएगा। सी डी से 3/10 अधिक है, डी हमारा 10 हो जाएगा, इससे 3 अधिक 13 सी। डी ए से 1/4 कम है, ए हमारा 4 है, उससे एक कम हमारा, ठीक है, डी हो जाएगा, तो 4 से एक कम हमारा डी हुआ तो है। अब मेरे दोस्त आप इसको पहले बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस कीजिएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि डी यहाँ पर 10 है, अब डी यहाँ पर 10 है और डी यहाँ पर 3 है, कैसे होगा, तो 10 और 3 का एलसीएम 30 होगा। 30 बनाने के लिए यहाँ 10 से गुना करना होगा और यहाँ से गुना करना होगा, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ 10 से तो यहाँ भी 10 से। अब ए यहाँ 4 है, यहाँ पर ए 40 है, यहाँ भी ए को 40 बनाना पड़ेगा, ना करना होगा, 10 से करना होगा। तो इस तरह से ए बी सी हमारा हो गया। अब हम सब ऑप्शन में देख रहे हैं कि सी बी सी बी सी बी है ना, 0 समथिंग 0 समथिंग, तो मेरे तो सी बी का कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर सी और बी को देखने चले जाएं, मान लीजिए कि बी बटा सी करें या फिर सी बटा बी करें, ये ध्यान रखना है। अगर बी बटा सी करेंगे तो बी हमारे पास 50 है और सी हमारे पास 39 है, तो भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो, जबकि हमारा ऑप्शन में 1 पॉइंट समथिंग नहीं है। सी बाई बी ले लीजिए। अब सी आप देख लीजिए, आपका 39 है और बी है आपका 30। मैं तो चाहूँगा कि इसको डबल कर लीजिए और 78 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं कुछ बात को, सी बाई बी यहाँ भाग देंगे तो 0.78 होगा, यानी सी बराबर 0.78 ऑफ बी हो जाएगा। सी बराबर 0.78 ऑफ बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है मेरे दोस्त चलिए, ये हो गया हमारा 24 नंबर। अब यहां से हम चलेंगे 25 नंबर की ओर। देखिए 25 क्या है। 25 हमें कहता है कि सुजाता अपनी मासिक आय का 18% किराए पर, 40% किराने के सामान पर, शेष का 55% अपने बच्चों पर।
और अन्य पर करती। यदि उसकी मासिक बचत इतनी तो उसका खर्च शिक्षा और अन्य पर कितना। अब हम जो आपसे पूछते हैं, बचत दिया हुआ है ना, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहां पर शेष वर्ड का इस्तेमाल केवल यहां पर इनकम का 18% और इनकम का ही 40%। इनकम का 18%, इनकम का 40%, यानी कि टोटल इनकम का 18%, टोटल इनकम का 40%, का मतलब 58% खर्च हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम इसके इनकम को एक्स मान लेते हैं। अब इनकम का 18%, 40%, जब 58% खर्च कर लिया, 40 और 18, जब 58% खर्च कर लिया, खर्च हो गया, बचेगा कितना? 42%। यानी इनकम का 58% खर्च किया, 42% अभी तक इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब जो कुछ भी बचा हुआ है तब 55% ये फिर खर्च कर दिया। तो 55%, अगर इस बचे हुए राशि का 55% को खर्च करेगा तब तो 45% ही बचेगा, है 45% ही बचेगा। यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो बची हुई राशि भी अपने आप में 100%। अब इसका कोई 55% खर्च कर देगा तो 45% बचेगा। और यही मेरे दोस्त फाइनल जो हमारी सेविंग्स थी वो हमें दिया हुआ है 4725। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 9 बचे 45, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर 9 बचे 45, और ये मेरे दोस्त हमारा 9 45 हो जाए काटे। अब यहां से मेरे दोस्त हम इसको काटने चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कोई और कटता है क्या। तो हम ये देख पा रहे हैं 5 से तो मेरे दोस्त कट ही जाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, ये सुनिए ना, 10, 10 बचे 50 और 5 बचे 25, 21 दूनी 42 और 21 पंचे 105। फाइनली x बराबर हो जाएगा, यहां से मेरे दोस्त हम इसको काटेंगे 50, 50 गुने 100, 5000, 5000 को 5 से गुना करेंगे तो 25। ये 25,000 जो हो गया ना, ये आपका इनकम हो गया। जबकि सवाल में हमसे पूछा है क्या? हमसे इस सवाल में पूछा है शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च हुआ। तो देख लीजिए, टोटल आपके पास 25,000 क्या है अब इस 25,000 हमको किसका खर्च चाहिए? शिक्षा और अन्य पर। तो शिक्षा और अन्य पर तो लास्ट में खर्च कर रहा है ना, तो पहले क्या करना होगा? पहले इनकम का 18% और 40% पहले खर्च किया, तो मेरे दोस्त 58 और 40, 58 बचेगा कितना? 42%। और अब जो 42% बचता है उसका 55%, यानी 42% जो बचता है शेष, उसका 55% शिक्षा और अन्य पर करता है। तो मेरे दोस्त जो भी बचा हुआ है इसका 55%, 55% यही वो राशि होगा जिसको ये शिक्षा और अन्य पर खर्च करते हैं। तो देख लीजिए यहां से 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 होगा और ये 50 बचे हो, और यहां से 2 से कट जाएगा मेरे 21 पंचे 105 और 5। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का, देखिए हर क्वेश्चन को ढंग से करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास सी आंसर होगा 5775। आप डीएस ले सकते हैं या मल्टीपल चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 5775 आएगा। क्योंकि बीपीएससी है तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ही आंसर लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन करना है प्लीज, टाइम और अमाउंट क्या लगेगा ये बताइए। देखिए ऑफलाइन के अंदर 3 से 5 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, और अमाउंट क्या लगेगा ये तो ऑफिस आपको बताएगी, है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठीक है भाई ध्यान दो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए ये क्या है। देखिए ये कहता है कि लावण्या ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से उसे उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दिया। अब सोचिए ना, अगर मैं यहां पर सीपी और यहां पर एसपी लिखूं, तो क्वेश्चन ने कहा कि लावण्या ने बिक्री मूल्य के 9/10 पर खरीदा है,
एक काम कीजिए, बिक्री मूल्य को 100 मान लीजिए, और इसका जब आप 9/10 करने जाएंगे, 9/10, तो इसका 9/10 जो होगा वो मेरे दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये सीपी है और ये एसपी है। अब हमें क्या कहता है, उसको बिक्री मूल्य के 9/10 पर खरीदा है और बिक्री मूल्य से 5% बढ़ाकर बेच दिया। तो बिक्री मूल्य से 5% बढ़ा करके इसको फाइनली बेच दिया। तो बताइए इसकी प्रॉफिट कितनी होगी, तो प्रॉफिट हो जाएगा 15/सीपी 90 और इंटू 100। तो ये आपका होगा 16 सहित 2/3%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त अभी तो हमें पढ़ाना होगा पहले ढंग से, अगर अभी नहीं पढ़ाया तो 40 क्वेश्चन है ना, खत्म करना भी बहुत टाइम ड्यूरेशन क्लास की हो, इसलिए पहले हमें खत्म करने दीजिए, लास्ट में हम आपका क्वेरी लेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त 20%। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 में बेची, फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 में बेचा, उसका लाभ या हानि क्या होगा। एक काम कीजिए, उसका एसपी देख लीजिए, पहले वो 960 में एक चीज बेचा, फिर वो 840 में एक चीज बेचा है, यानी दोनों मिला के उसका जो एसपी है 9 8 17 और एक 18, 1800 हो। अब आप दोनों का बस सीपी फाइंड करिए। अब देखिए सीपी कैसे निकालेंगे। ये जो 960 में बेचा है ना, 4% की हानि पर बेचा। 4% की हानि का मतलब होता है 96%। 96% में बेचा, 96% में बेचा तो 9 में। बताइए सीपी 100% का मान क्या होगा, 96 से 10 बार में 1% का मान 10, तो 100% का मान 1000 हो जाए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिसका एसपी 960 है उसका सीपी 1000 हो गया। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि 20% के लाभ पर बेचा है 840 में, तो 20% के लाभ का मतलब 120 इतना में बेचा है 840 में। अगर 100% का मान निकालेंगे तो 120 से 7 बार में कटेगा, 100 से गुना हो जाएगा तो 700 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि जिसको 840 में बेचा है उसका सीपी है 700। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहां से मेरे दोस्त क्या दिख जाएंगे, यहां से हमें ये दिखने वाला मेरे दोस्त 1700। 1700 टोटल सीपी, 1800 टोटल एसपी, प्रॉफिट कितने का, 100 का यहां से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे दोस्त 100 का यहां से प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है भाई, अब देखो जानते हो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको वेरी सिंपल ऐसे भी कर सकते। कहिए क्या, आपको पता है कि एक पर आपको 4% का लॉस हुआ है, ठीक है, और एक पर आपको मेरे दोस्त 20% का लाभ हुआ है। आपको क्या, हाँ जी, जानते हो दोस्त क्या, 4% की हानि पर बेचने का मतलब 96% बेचना। 96 में बेचा तो 960 में बेचा, तो 1% का मान यहाँ से 10 हो जाएगा। 1% का मान 10 तो 4% का मान 40। लॉस है तो माइनस लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर मेरे दोस्त 20% के लाभ का मतलब 120%। अब 120% का मान 840 है, तो 1% का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब एक का मान 7 हो जाएगा तो 20 का मान हो जाएगा 140। तो आप ही देखिए कि उसको एक पर 40 की हानि, दूसरे पर 140 का लाभ। ओवरऑल अगर वो देखने चला जाए कि कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को हटा दो, लॉस को हटा दो, फिर भी आपको 100 का प्रॉफिट नजर आएगा। यानी यही चीज आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कहीं कोई, यानी कि आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, बड़े आराम से। आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। कह रहा है कि यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो वह 25% का लाभ कमाता है। अगर हम यहाँ पर 25 कितने का लाभ होगा। अब देखिए, एक तरफ एमआरपी लिखिए और एक तरफ मेरे दोस्त आप एसपी लिखिए। 10% की छूट मतलब एमआरपी के 90% पर बेच रहे हैं,
क्या मिल रहा है, 10% की छूट दे रहे हैं तो 25 का लाभ मिल रहा है, यानी बेच करके 100 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम 25% की छूट दे दें, यानी एमआरपी के 75% पर बेचे तो क्या होगा, एमआरपी के 90% पर बेचे तो ये मिला, एमआरपी के 75 पर बेचेंगे तो क्या मिलेगा, 125, ठीक है, बटे में 90 और इंटू 70। अब यहां से मेरे दोस्त अगर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो आप देखिए ना, 18 बचे और ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बचे। ठीक है, यहां से 25 दिया और यहां से 6 दिया, तो 25 बचे 625 और बटे में 6, ये क्या हो जाएगा, 104.1 बटे 6, इतना परसेंट। अब जानते हो इतना परसेंट प्राप्त होने का मतलब क्या है, इसमें मेरे दोस्त 100% तो तुम्हारा सीपी ही है, 100% तो सीपी ही है, तो फिर एक्स्ट्रा जो भी बचा 4 सहित 1/6%, यही आपका लाभ है, यही आपका लाभ है। ऑप्शन नंबर कौन सा। लेकिन आपको बताऊं, इतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को सिंपली ऐसे कर सकते हो। ओके, कैसे, देखो जरा सा यहीं पर बनाते, आप इसको ऐसे बना सकते हो, 10% की छूट दिए तो 25 का लाभ, 25 की छूट देंगे तो कितने का लाभ। अब 10 की छूट का मतलब यह है कि 90% में जब आप बेच रहे थे तो आपको 25% का लाभ यानी 125 मिल रहा था। अब अगर आप 25% की छूट यानी 75% में बेचेंगे, बेचकर आपको क्या मिले, 104 सही। यहीं से आप देख सकते हैं 100 से जितना ज्यादा मिल रहा है वही मेरी प्रॉफिट है। एक लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको इसका भी टेक्निक आना चाहिए और इसकी भी टेक्निक, तब मेरे दोस्त आप काम कर पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत आपको। चलिए, विकास कुमार कह रहे हैं कि मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, थैंक यू सर, वेलकम है मेरे दोस्त, अभी टाइम मिले तो जरूर आइए, अच्छा लगेगा मिलकर। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, एक विक्रेता 5000 एमआरपी की वस्तु पर दो लगातार डिस्काउंट 20 और 5% के साथ खरीदता है, 200 रुपए की मरम्मत कराता है और 5000 में बेच देता है, लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब आप देखिए ना, आपका जो एमआरपी है वो मेरे दोस्त 5000 है, 20 और 5 का लगातार डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20 और 5 के लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट क्या होगा, 20 और 5 25 और माइनस 20 गुने 5 और बटे में हो जाएगा 25 में एक चला जाएगा, तो अगर आप 24% की डिस्काउंट के साथ खरीदेंगे, इसका मतलब है कि आप 76% में एमआरपी के 76% में आप खरीदे हैं और 200 रुपए आप यहाँ पर मेरे दोस्त मरम्मत के लिए लगाए, तो टोटल आपका क्या कॉस्ट हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 चला जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या है कि 19 चौके 76, 4 को गुना करेंगे 2, 3800, अब ये 3800 प्लस 200 मतलब हो जाएगा 4000, तो 4000 हमारा फाइनली सीपी, तो 4000 सीपी बना और इसको हम 5000 में सेल कर दें, तो मेरे दोस्त हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 1000 की प्रॉफिट हो गई, इस पर 4000 की सीपी पर और इंटू 100, यानी कि हमें 25% की प्रॉफिट रहा है। तो लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25% का लाभ। अब जिनका आप में से 25% का लाभ रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, चलिए, अर्चना मिश्रा कह रहे हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है सर, सभी को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना, कभी भी टाइम मिले तो आप पटना जरूर आइए, काफी अच्छा लगेगा, है ना। अब आप इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि 6000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में 7800 हो जा रहा है, अगर ब्याज में 2.5% की वृद्धि की जाए तो यही राशि इतने ही टाइम में कितना हो जाएगा। जानते हैं, इंटरेस्ट में अगर आप 2.5% की वृद्धि कर रहे हैं ना रेट में, और टाइम को चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 2.5% रेट को बढ़ाने का मतलब है कि अब हर साल 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। जब एक साल में 2.5% एक्स्ट्रा बनेगा तो 4 साल में कितना, 10% आपका एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। और 10% एक्स्ट्रा ब्याज बनने का मतलब जितना पहले अमाउंट बनता था
अब उससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा। कितना ज़्यादा? 10% और ब्याज निकाल के जोड़ दीजिए। ब्याज की गिनती तो प्रिंसिपल पर होता है, तो प्रिंसिपल का 10% निकालिए। 600 अगर 7800 में जोड़ देंगे तो ये हमारा 8400 हो जाएगा। और बड़े आराम से मेरे दोस्त आप आंसर लगा पाएंगे और कहीं से परेशानी नहीं होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए मेरे दोस्त, ये है आपका टीजीटी 9/10। देख पा रहे हैं आप? ये 9/10 टीजीटी मैथ्स 80 नंबर की और कॉमन पेपर साथ में है 40 मार्क्स की। कितना है मेरे दोस्त? ये आपका 1000। ठीक है, जिनको कॉमन पेपर के साथ में चाहिए ले सकते। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये कह रहे साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रण 4 वर्ष के बाद इतना और 8 वर्ष के बाद इतना। यानी आप ये देख सकते हैं कि 4 वर्ष के बाद का जो अमाउंट है वो 13,200 है। ठीक है, और 8 साल के बाद का जो अमाउंट है वो हमारा 16,400। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा 13,000 तो है और ये हमारा 16,000। ठीक है भाई, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, 4 साल और 8 साल में गैप कितने का है? गैप है हमारा 4। फिर मैं यहां पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, एक कितने का है? तो ये बताइए। तो अब आप इसको देख लीजिए मेरे दोस्त, 4 साल ज्यादा पैसा जब रहने दिए, कितना एक्स्ट्रा ब्याज बन गया? 3200 आ जाएगा। यानी कि 32 ज्यादा ब्याज बन गया। कब? जब 4 साल हम और रहने दिए, यानी 4 साल में 32। ठीक है, 4 साल में 32 रहने दीजिए, 4 साल में 32, तो 4 साल में 32। ठीक है भाई, अब हम ये चाहते हैं कि आप जरा प्रिंसिपल बताइए क्या हो। जानते हो दोस्त, 4 साल के अमाउंट में प्रिंसिपल होते हैं और 4 साल का ब्याज होता है। 4 साल का ब्याज तो हम 3200 जान ही रहे हैं। 13,200 में से 3200 अगर ब्याज ही है, इसका मतलब है कि 10,000 हमारा प्रिंसिपल होगा। यस, अब 10,000 हमारा प्रिंसिपल निकल गया, ये आप जान गए। अब कह रहे हैं कि 10% की रेट से अगर हम इतने वर्ष में साधारण ब्याज खोज, क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है मेरे दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%। क्या होता है? RT%। ठीक है, तो चलिए, रेट आपका 10% है और टाइम आपका 15 1 16 16/5। तो आप देख लीजिए, टाइम आपका है 16 और बटे 5। तो 5 से मेरे दोस्त 2 और 16 दूनी 32। तो आप ये समझ लीजिए कि 32% आपका इंटरेस्ट बनने वाला है। तो 32% इंटरेस्ट बनने वाला है। तो आइए मेरे दोस्त, न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट की गणना तो प्रिंसिपल पर ही होगी। अब 32% आपका 10,000 का ब्याज बनेगा, 3200 आपका ब्याज बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3200 आपका इंटरेस्ट बन 32। क्या हो गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है हमारा? 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 सहित 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब आप यहां पर थोड़ा देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 10% जो रेट है ना, ये 1 साल का रेट है। 6 महीने का रेट चाहिए तो 5%, और 5% का मतलब क्या होता है? 1/1। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेने जाएंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1.5 साल में कितने छमाही होते हैं मेरे दोस्त? ये हमारा 3 छमाही, ये हमारा 3 छमाही। ठीक है, अब देखिए 1/20, 1/20 का मतलब 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। दूसरे छमाही में भी 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। तीसरे छमाही में भी 20 से 1 बढ़कर 21। ये फाइनली आपका 8,000 हो जाएगा और ये आपका 9261 हो जाएगा। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि ये जो 8,000 हमें प्रिंसिपल दिख रहा है, क्वेश्चन में भी 8,000 ही है। तो मेरे दोस्त, रेशियो वाली प्रिंसिपल रुपये वाली प्रिंसिपल के बराबर है,
यानी आप कह सकते हैं कि 1 गुना है, तो आपका इंटरेस्ट भी एक ही 1 ही टाइम्स होगा। तो 8,000 प्रिंसिपल ये आपका अमाउंट है, तो ये हो जाएगा 1200। तो जब 8,000 का मान 8,000, 1 का मान 1, तो 1261 का मान हो जाएगा 1200। ठीक है, तो लीजिए 1261 ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए चलते हैं। अब आप इसे देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर 15 वर्ष में दोगुनी तो 4 गुनी होने में। तो देखिए, एक था और डबल होने में 15 साल। तो मेरे दोस्त फिर से डबल होने में आपको 15 साल और लगेगा। इसका मतलब 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ध्यान रखना, समय समान समय अंतराल में कोई धनराशि अपने आप का अगर डबल हो गया है, उतने ही समय अंतराल में डबल होता रहेगा। यानी अगर 15 साल में डबल हो रहा है तो 15 साल में ये फिर से डबल हो जाए, यानी हर 15 साल पे डबल होता रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए 34 नंबर क्वेश्चन। ये देख रहे हैं कि 10 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिनों में कर सकती हैं। सबसे पहली बात, 10 मेल या 15 फीमेल का मतलब ये हो गया कि यहां से मेन 3 वोमेन के बराबर काम कर रहे हैं। तब तो मेन अपॉन वोमन करने जाएंगे, ये हमारे पास 3 और बटे जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया मेन की कैपेसिटी, ये हो गया वोमेन की कैपेसिटी। पहले टोटल वर्क ले लीजिए आप। अब टोटल वर्क कैसे लेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा उसको देखना। आप 10 पुरुष काम करें या 15 महिलाएं, लगना तो 30 दिन है। चलो 10 पुरुष से ही करा लो, 10 पुरुष किसी काम को 30 दिन में करेंगे, है ना। और पुरुष की कैपेसिटी है 3, तो बताओ मेरे दोस्त वर्क कितने हो जाएंगे? 100। अब इसी 900 को 15 मेन और 27 वोमन काम करेंगे, तो क्या होगा? करना है। अब इनकी इफिशियंसी 3 है, इनकी इफिशियंसी 2 है, ये हो जाएगा 45 और प्लस में 54। तो मेरे दोस्त 45 और प्लस में अगर 54 करते हैं यानी कि 90। अब 99 इफिशियंसी से काम करेंगे तो 100 और बटे में हो जाएगा 11, यानी कि 9 सहित 1/11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 सहित 1/11। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, महेश महतो कह रहे हैं कि आपके सपोर्ट केबीसी में हूँ और आपकी कृपा से मेरा रिजल्ट जनरल में हो गया है। चलिए महेश महतो जी, आपको ढेर सारी शुभकामना। महेश भाई, आपको जब भी टाइम मिले आप पटना आइए, अच्छा लगेगा। ठीक है भाई। अब देखो, अभी तो मैं एक चीज मार्केट में देख रहा हूँ, दुर्भाग्य से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब बताइए, जो बच्चा प्लेटफॉर्म में पढ़ा, जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा, और उस बच्चे को पैसे देकर खरीद कर लोग अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य वाली बात है। और मुझे एडवर्टीजमेंट कराने वाले के ऊपर ये नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा अजीब उस बच्चे को लेकर लग रहा है कि चंद पैसों के लिए अपनी ईमान बेच रहे हैं, है ना। चंद पैसों के लिए 10,000, 20,000, 25,000 के लिए अपनी ईमान बेच रहे हैं, आने वाले भविष्य को खराब कर रहे हैं, है ना। अब जहाँ से रिजल्ट हुई नहीं, वहाँ पे जाके फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं जो दुख इस चीज़ का है कि भविष्य में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, कहीं वो भटक ना जाए। ठीक है, चलो मेरे दोस्त देखते हैं क्या होता है। आओ ध्यान दो। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, 10, 15 और 18, 10, 15 और 18 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 10, 90, 90, 15 छके 90 और 18 पचे 90। अब देख रहे हैं कि ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोल दिया, ए 9, 5 यानी कि 14, 14 भरेंगे 1 घंटे में। 5 घंटे के लिए खुला है तो 70 भरा होगा। अब इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, बी के साथ सी को खोल दिया। अब आप बताइए, 90 में 70 भर गया तो भरने के लिए केवल 20 रह गया। बी और सी भरेगा, बी और सी, ए और 5 हो जाएंगे 11, 11। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप देख पाओगे कि 1 सहित 9/1 इतना मेरे दोस्त टाइम इनको। ठीक है, हमें कह रहे हैं टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा।
5 घंटा एसी चला था, 1 सहित 9/11 घंटा ये चलेगा, यानी 6 सहित 9/11 घंटा। ये मेरे दोस्त, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या होता है ये। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी को एक्स और वाई तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। बी की चाल इतनी है, बताइए ए की चाल क्या होगी। अब ध्यान से मेरे दोस्त आप यहां देखना, मैं देख रहा हूं हमारा एक स्थान है एक्स और एक स्थान है हमारा वाई, एक स्थान हमारा वाई है। ठीक है, अब ए चला है एक्स से वाई की ओर और बी चला है वाई से सेम टाइम पर। ठीक है भाई, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी इनकी। अब देखो मुलाकात यहीं पे आके अगर हुई हो तो ये यहाँ तक आया होगा मुलाकात करने के लिए, और ये मेरे दोस्त यहाँ पे आके मिला है इनसे। और मुलाकात होने के बाद क्वेश्चन कहा कि ए अपने गंतव्य पर जाने में, मुलाकात होने के बाद ए वाई तक जाने में 3 आवर ले रहे हैं, जबकि मुलाकात होने के बाद बी एक्स तक जाने में, बी जो है वो एक्स तक आने में ये मेरे दोस्त कितना टाइम ले रहा है, 1.8 आवर। बी का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, ए का स्पीड मांग रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पता है किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं, ए का स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर रूट के अंदर जिनका स्पीड नीचे है उनका टाइम ऊपर रखना है, जिनका स्पीड ऊपर है उनका टाइम रखना है। ए का स्पीड नहीं जानते, बी का स्पीड जानते हैं। अब देखिए बी का टाइम, तो बी का जो टाइम है ये है 1.8 और ए का जो टाइम है वो मेरे दोस्त ये है 3 पॉइंट। तो ये कायदे से क्या हो जाएंगे, डेसिमल डेसिमल हट जाएंगे, 9/16, यानी आपका a/12 और ये दिख जाएगा 3/4, 4 दिया 12, 3 दिया 9, यानी ए का मान कितने हो, अब ए का मान 9 हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है, आप पटना आइए, है ना, मिलिए, सभी का वेलकम है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखो और देखो ये क्या है। कह रहा है 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन एक्स अपोजिट डायरेक्शन से 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाली एक दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार करती है। वाई की लेंथ एक्स के लेंथ का 2/3 है। वाई का लेंथ जो है ना एक्स के लेंथ का 2/3 है। अगर यहां से y और अपॉन x का रेशियो लेते हैं तो 2/3 हो जाएगा। अगर अनुपात की राशि x मान लें, एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है, इसकी लंबाई आपका 2k हो गया, इसकी लंबाई आपका 3k हो गया। ठीक है भाई, आपको पता है कि ये जो है 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो जो हमारा है 54 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 52 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे को पार कर रही है 12 सेकेंड में। ठीक है, देखिए जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो अपने साथ साथ इसकी भी लंबाई पार करेगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे 74, 52, अगर दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगे तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होके काम करेगा। और मेरे दोस्त कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड। अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि मेरे दोस्त ये जो हमारा किलोमीटर पर आवर है वो मीटर पर सेकेंड में बदले, सेकेंड सेकेंड चला जाएगा, 18 सते 126। अब यहां से देख लीजिए 7×5 = 35, इतना मीटर। अब इसमें इसकी भी लंबाई इसकी भी लंबाई है, 2 और 3 कितने, 5 के हो जाएंगे, 5 से कटेगा 7, के का मान हो, अब के का मान 84 हो गया। हमें पूछा रेलगाड़ी एक्स की लंबाई, एक्स की लंबाई क्या है, तो एक्स की लंबाई आप देख सकते हैं, एक्स की लंबाई 3k है, 3 × 84, 4 या 12, 8 या 24, 25, यानी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आपका 252 हो। नीतीश कुमार वेलकम है, स्वागत है मेरे दोस्त, वेलकम है। ध्यान दीजिए
ये हमारा 37 है। अब आइए चलते हैं 38 की ओर। 38 को देखते हैं कि ये मेरे दोस्त क्या है मेरा। अब कह रहे हैं रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। x वर्षों के बाद 5/7 हो जाएगा। यदि आरंभ में उनकी आयु 32 है, x का मान क्या होगा? अब देखिए मेरे दोस्त, 3:5 ये प्रेजेंट में था। कौन? रवि और हमें कह रहा है x वर्षों के बाद, x वर्षों के बाद अगर ये 5:7 हो जाएगा, x का मान बताइए, आप ही बताइए मेरे दोस्त। x वर्ष के बाद तो x साल ये भी बढ़ेंगे, x साल ये भी बढ़ेंगे। 3 से 5 हो गए वृद्धि, 5 से 7 हो गया। अब मेरे दोस्त यही ध्यान दो, ये 3 से 5 हो गया 2 की वृद्धि, और 5 से 7 हो गया। यानी आपने ये देखा कि 2 रेशियो की वृद्धि इधर भी हुई है, 2 रेशियो की इधर भी हुई है। 2 रेशियो का मान ही x का मान हो। अब शुरू में ये 3 और ये 5 यानी कि 8, दोनों मिलके 8 है। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों मिलके 32। अब तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 4। एक का मान अगर 4 होगा तो 2 का मान 8 हो जाएगा, यानी कि x का मान 8 हो जाएगा। तो 8 साल के बाद क्या मेरे दोस्त, 8 साल के बाद 3 5 से 5 7 हो गए। यही इस क्वेश्चन का आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करते। मेरे दोस्त 2 पॉइंट है हमारा, ए और बी। अब इसको विभाजित करने वाली यानी कि सेक्शन पॉइंट जो इसका पी है का कोड, सेक्शन पॉइंट जो मेरे दोस्त पी है, ध्यान दो, ये इसको के अनुपात 1 में बांट रही है। तो विभाजन बिंदु क्या होगा? देखिए विभाजन बिंदु का x कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। mx2 यानी kx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n k+1। विभाजन बिंदु का y my2 तो हो जाएगा ky2, ny1 यानी कि y1 बटे m प्लस n k+1। देख लीजिए कहाँ है, तो k के साथ x2 चाहिए था, x1 है गलत। k x2 और x1 में k नहीं चाहिए, इससे भी गलत। यहाँ माइनस है तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, चलो अब लास्ट है मेरे दोस्त आज का। ये है हमारे पास एक द्विघात समीकरण। ए बी इसके शून्यक है, शून्यकों का योग चाहिए। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त आज की सेवा हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। आज का सेवा मेरा यहीं पर समाप्त हो गया। आप सब लोग दिल से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हम फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए क्वेश्चन, नए सेट के साथ। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छे से आप कर पाइए। ठीक है दोस्त, चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल। मेरे दोस्त आसपास में किसी का भी सिलेक्शन हुआ हो तो चंद पैसों के लिए अपनी ईमान बेचने से, क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक ईमानदारी अगर नहीं सिखाएगा, खुद ईमानदार नहीं रहेगा, तेरी कोई ईमानदारी क्या सिखाए। ठीक है, चलिए तो अभी हम आपका डिस्कशन क्लोज करते हैं। आप लोग जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है मेरा